जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले भाग 2 पढ़ लिए हैं। हम लोग इसके पहले भाग 2 को अच्छा से पढ़ लिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिए हैं। जो भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक, तो हम लोग भाग 2 अच्छा से पढ़ लिए हैं और उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 पढ़ेंगे, यानी कि मूल अधिकार। भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक बताया गया है। जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो आज हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग भाग 3 स्टार्ट करते हैं। तो भाग 3 में पहला जो पॉइंट है, भाग 3 में पहला जो पॉइंट है वो है कि मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? तो मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये है कि ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कितना है? तो ये 12 से 35 तक है। तो पहला पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। पहला पढ़ेंगे अनुच्छेद 12। तो हम लोग पढ़ेंगे अब अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया कि इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार की द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 12 के तहत क्या किया गया है? तो मौलिक अधिकार के राज्य को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के तहत। यानी कि मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो मूल अधिकार है वो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्हें नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। किसको? तो मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 13 देखेंगे तो अनुच्छेद 13 में बताया गया है यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक यानी कि अल्पीकरण किया जा सकता है। अगर हमारा जो मूल अधिकार है उस मूल अधिकार को दूसरा मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 में बताया गया, ये अनुच्छेद 13 में बताया गया है। अब आगे देखेंगे तो आगे हमारा है अगला पॉइंट है कि अब देखेंगे हमको समता या समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि समता का आधार समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये 14 से 18 तक क्या है? समानता के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद हम लोग 14 देखेंगे। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है? तो विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है। विधि के समक्ष समानता मतलब कि कानून के सामने क्या है? सब समान है। यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ये व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि कानून के सामने संरक्षण, जबकि कानून के समान संरक्षण जो है वो कि ये जो व्यवस्था है कानून के समान संरक्षण, ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। यानी कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण, जबकि कानून के समान संरक्षण जो है, कानून के समान संरक्षण जो है वो की व्यवस्था जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसका अपवाद एक देखेंगे, इसका अपवाद है, इसका एक अपवाद है। तो इसका अपवाद क्या है? यानी कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पर फौजदारी है तो फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वे अपने पद पे रहेंगे। यानी कि इसका एक अपवाद है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इन पे फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो अपने पद पे रहेंगे। उसको क्या कहा गया है? तो फौजदारी मुकदमा कहा गया है। क्या कहा गया है? तो फौजदारी मुकदमा कहा गया है। यानी कि फौजदारी मुकदमा में ये राष्ट्रपति तथा राज्यपाल जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक इनके ऊपर गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। ठीक, अनुच्छेद 15 देखेंगे तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जाति धर्म लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जाति धर्म लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक यानी कि सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसमें एक नोट बताया गया है, नोट को आप लोग विशेष ध्यान देकर देखिएगा। तो नोट है कि अल्पसंख्यक की गणना
अल्पसंख्यक की जो गणना होती है वो धर्म के आधार पे होती है। अल्पसंख्यक की जो गणना होती है वो धर्म के आधार पे होती है। जैसे मुस्लिम धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। यानी कि अल्पसंख्यक की गणना किस पे होती है? तो अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पे होती है। अगला है एक और पॉइंट की आरक्षण की व्यवस्था। अगर पूछ देगा आपसे कि अल्पसंख्यक की गणना होती है तो किस पे होती है? धर्म पे होती है। अगला पूछ जाएगा क्वेश्चन आपसे कि आरक्षण जो है, तो आरक्षण की व्यवस्था किस पे होती है? तो ये जाति पे होती है। आरक्षण की व्यवस्था जाति पे होती है और ये अल्पसंख्यक की व्यवस्था धर्म पे होती है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी कि सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षित की चर्चा है। यानी कि अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब होता है कि सरकारी नौकरी की समानता, इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। पिछले वर्ग के लिए कुछ समय का चर्चा है। उसके बाद देखेंगे कि अनुच्छेद 17 में बताया गया है आपको, अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता, यानी अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? छुआछूत का अंत, यानी कि छुआछूत का जो अंत है वो किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। छुआछूत का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। और इसको क्या बोलते हैं? तो अस्पृश्यता बोलते हैं। अगला है कि अनुच्छेद 18 देखेंगे। अनुच्छेद 18 में क्या बताया गया है? तो उपाधियों के अंत यानी कि किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। 18 बताया गया है, अनुच्छेद 18 में यह बात बताया गया है कि उपाधियों के अंत किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, पर विदेशी उपाधि रखने से पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा? तो राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, मेजर हो गया, कर्नल हो गया, आदि हो गया। ठीक, तो अगला देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है आपका अनुच्छेद 19। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 19 देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में बताया गया है पहला पॉइंट कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता और आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपको इतना स्वतंत्रता दिया गया है। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने का भी स्वतंत्रता है, झंडा लहराने का भी स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की भी स्वतंत्रता है और आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता का भी आपका क्या है? स्वतंत्रता है। और दूसरा में बताया गया है कि ये बिना हथियार सभा करने की भी स्वतंत्रता है। बिना हथियार सभा करने की भी स्वतंत्रता है। अगला में यानी कि तीसरा में बताया गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आपको संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। 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 अगला है चौथा में बताया है कि बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की भी स्वतंत्रता है। मतलब आपको चारों तरफ घूमने का भी स्वतंत्रता है, आपको रुका नहीं जाएगा घूमने से। और पांचवा जो है वो बताया गया है कि भारत में किसी क्षेत्र में बसने की भी स्वतंत्रता है। और पांचवा में बताया गया है कि आप कहीं घूमने गए, आपको जगह अच्छा लगा तो आप वहाँ बस भी सकते हैं। यानी कि आपको कहीं बसने भी कहीं रोक टोक नहीं है, बसने की भी स्वतंत्रता है, आप कहीं भी बस सकते हैं भारत में। उसके बाद आपका है छठा है संपत्ति का अधिकार कितना है? तो छठा है। इसको क्या किया गया है? अब यह मूल अधिकार नहीं रहा। जो संपत्ति का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया। क्या हो गया है? बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या हो गया है? कानूनी अधिकार हो गया है। आगे देखेंगे हम लोग। तो अगला है मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार के तहत क्या किया गया? इसको हटा दिया गया। यानी कि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु संपत्ति के अधिकार
को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से क्या किया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार दोनों सेम ही है, यानी कि मूल संविधान या मौलिक संविधान से क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के क में क्या किया गया है, अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार लीगल राइट में क्या किया गया है, रख दिया गया है। किसको, तो संपत्ति के अधिकार को। और इसको किसने हटाया, तो इसको मोरारजी देसाई ने हटाया। किसने हटाया, तो मोरारजी देसाई ने हटाया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। कौन, तो मोरारजी देसाई ने हटाया। अगला आता है अब छठा, यानी कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। आपको व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता दी जाती है, आप भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। अब देखेंगे, यानी कि आपको इससे पता चला होगा कि कितने प्रकार का मूल अधिकार है। तो 7 प्रकार का था मूल अधिकार, जिसमें से एक संपत्ति का क्या था, संपत्ति का अधिकार का किया गया, हटा दिया गया। तो कितना बच गया, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है, तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहिल का स्वतंत्रता क्या है, तो एक गलती की एक सजा। पहिल का स्वतंत्रता जो है वो है एक गलती की एक सजा। दूसरा है सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दी जाएगी। यानी कि दूसरा नंबर कहने का मतलब इसका है कि आप जो मान लीजिए कि आप कोई गलती किए, 2010 में गलती किए, और उसका आपका जो अथी हुआ, आपको साबित किया गया अपराध 2020 में, तो आपको 2020 के अनुसार सज़ा नहीं सुनाया जाएगा, आपको सज़ा 2010 के अनुसार ही सुनाया जाएगा। ठीक, यही कहने का मतलब है दूसरा। यानी कि बोल रहा है सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दी जाएगी। तीसरा है कि सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। और देखिए तीसरा बता रहा है, तीसरा बोल रहा है कि सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। इसका एक नोट पॉइंट है, आप लोग नोट पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा। नोट पॉइंट है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। देखिए बहुत अच्छा बात बताया गया है कि अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। चाहे वो कितना बड़ा भी अपराध किया हो, जब तक ले न्यायालय उसे दोषी न करार कर दे, उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या, आगे अनुच्छेद 21 देखेंगे। तो अनुच्छेद 21 देखेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी कारण से अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस क्या करती है, चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर क्या किया गया है, जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीयता जानकारी को कोई उगार नहीं करेगा। यानी कि गोपनीयता मतलब क्या होता है, आपकी कोई प्राइवेसी होगा जो आप उसको सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं, उसको कोई ज़बरदस्ती आपसे पूछेगा नहीं। ठीक, इस पर भी जोर दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें पूछ देगा, आज से क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है, किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ठीक, अगला देखते हैं, इसमें नोट पॉइंट है, आपको इसमें एक नोट पॉइंट है, इसको देखते हैं हम लोग। नोट है कि अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसा है कि इसको आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है। इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सबसे अधिक शक्तिशाली मूल अधिकार माना जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है अनुच्छेद 21 का अगला है अनुच्छेद 21 का तो अनुच्छेद 21 के में बताया गया है कि इसे 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 के में बताया गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था।
इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। और इसको क्या किया था, लागू कब किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2010 में इसे लागू कर दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 21 के क में बताया गया है कि इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक, यानी कि और इसे 1 अप्रैल 2010 में लागू भी कर दिया गया। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में देखेंगे क्या बताया गया है, तो इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सबसे पहले स्वतंत्रता कौन है, दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि रक्षा करता है, जो कि गिरफ्तारी से रक्षा करता है। पहले कौन सा है, तो पहले का है व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी कारण बताना होता है। अगर पुलिस आएगी आपको गिरफ्तार करने, तो गिरफ्तार करने से पहले आपको बताइए कि आपको इस गलती के कारण हम गिरफ्तार करने हैं, या वारंट दिखाएगी। अगला देखेंगे तो अगला है दूसरा है कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर पहुंचाना है, पर इसमें ये यातायात तथा अवकाश यानी कि ट्रैफिक वगैरह का ऐसा मतलब संडे वगैरह का समय इसमें नहीं जुड़ता है। ठीक, यानी कि दूसरा बता रहा है ये कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, और इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। और तीसरा है गिरफ्तार व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। देखिए कितना अच्छा बात बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति को कोई ऐसे ही फंसा देगा तो वो अपने मन से वकील को रखेगा और वो अपने बोलेगा कि मेरा केस लड़ने के लिए। यानी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। आगे देखते हैं, तो आगे है निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम, तो निवारक निरोध अधिनियम के बारे में देखेंगे तो बताता है कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। निवारक निरोध अधिनियम की चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। किसका, तो निवारक निषेध अधिनियम जो है, निवारक निरोध अधिनियम जो है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं होता है, बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। ठीक, इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 3 माह तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। किसके अनुसार, तो निवारक निरोध अधिनियम के अनुसार। निवारक निरोध अधिनियम के अनुसार पुलिस आपको 3 महीना तक पकड़ के नज़रबंद कर सकती है, वो भी बिना कारण बताए। अगला है नज़रबंद क्या होता है। नज़रबंद देखेंगे कि नज़रबंद क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति को जब तक समाज से मिलने नहीं दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद का होटल हो सकता है, आवास हो सकता है, या जेल भी हो सकता है। अगला देखते हैं, तो अगला है भारत में प्रथम निवारक निरोध अधिनियम। भारत में प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम तो पहिलका है कि निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950, यानी कि निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। यह भारत का निवारक निरोध अधिनियम जो है, यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है, जिसे 31 दिसंबर 1972 में समाप्त कर दिया गया। दूसरा आता है आपको आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। इसे 1971 में लाया गया। किसे, तो आंतरिक जो सुरक्षा अधिनियम है, तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को 1971 में लाया गया। कब लाया गया, तो 1971 में लाया गया। किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ।
किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण हुआ क्या 1978 में समाप्त कर दिया गया। किसको? तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी कि रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। ये जो है आपको इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है ये 1980 में लागू किया गया और ये अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। कौन बोल देगा कि वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। इसके तहत जो पुलिस होती है क्या करती है? इनकाउंटर कर देती है। किसके तहत? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस क्या करती है? इनकाउंटर भी कर देती है। यह सबसे क्या है? यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। कौन सा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अगला आपका आतंकवादी एवं, अगला जो है चौथा नंबर, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां। इसे 1985 ईस्वी में आतंक के विरुद्ध लागू किया गया था। इसे जो आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां जो है इसे 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लगाया गया था। इसका भी सर्वाधिक हुआ, इसका भी दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण इसको 23 मई 1995 में समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है आतंकवादी निवारक अधिनियम। आतंकवादी निवारक अधिनियम आता है, इसका पोटा का है, तो पोटा है। ये बोल रहा है कि यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। ये जो पोटा है यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ किया गया और 2004 में समाप्त किया गया। 2001 में क्या किया गया? 2001 में प्रारंभ किया गया और 2002 में क्या किया गया? 2004 में समाप्त कर दिया गया। किसको? तो आतंकवादी निवारक अधिनियम को। अगला देखते हैं, तो अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो अगला पॉइंट है आपका गैर कानूनी गतिविधियां। इधर थोड़ा फोटो साफ नहीं आया है, अच्छा से बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। ये बोल रहा है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। ये जो है कानूनी गतिविधियां अधिनियम, इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना है। पुलिस और जांच एजेंसी इस कानून के तरह ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों का चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो। ठीक, अब देखेंगे आगे शोषण के विरुद्ध अधिनियम। शोषण के विरुद्ध अधिनियम, तो शोषण के विरुद्ध अधिनियम कितने से? अनुच्छेद 23 से 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिनियम कितने से कितने तक है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है। तो अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 13 जो बोल रहा है कि बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम, बलात्श्रम क्या कहते हैं? जबरदस्ती श्रम से जानते हैं। यानी कि बलात्श्रम तथा बेगारी मतलब होता है बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात्श्रम या बेगारी जो है वो करार किया जा सकता है। ठीक, और अनुच्छेद 24 में बताया गया आपको, अनुच्छेद 24 में बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितना है तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण की चर्चा, अंतःकरण की चर्चा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। ये अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान मतलब तलवार होता है, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टिक रखने की स्वतंत्रता है। किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। अब देखेंगे अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में बताया गया है, अनुच्छेद 26 में देखेंगे क्या बताया गया है। तो इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्था की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार है। किसमें? तो अनुच्छेद 26 में। उसके बाद है अनुच्छेद 27। ये बोल रहा है कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। यानी कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया जो धन है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कौन बताता है? तो ये अनुच्छेद 27 बताता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद जो 28 है, अनुच्छेद जो 28 है, तो अनुच्छेद जो 28 है देखेंगे कि 28 के बारे में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 28 जो है ये सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 28 बताता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि याद रखने वाली बात है रिमार्क, यानी कि संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। अतः सरकारी मदरसा जो है वो अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे आता है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगला आता है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में है। कितना में है? अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो अनुच्छेद 29 देखेंगे तो अनुच्छेद 29 जो है यह है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। इसमें यानी किसमें? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की रक्षा है। और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ठीक, यानी कि अनुच्छेद 29 यह कहता है कि अनुच्छेद 29 कहता है कि किसी इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है। किसमें? अनुच्छेद 29 में। और है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में किसी संस्था में प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं। और अनुच्छेद 30 है। तो अनुच्छेद 30 में यह बताया गया है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण, यानी कि अल्पसंख्यकों यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी ध्यान देगी, सरकार उसे भी ध्यान देगी। यानी कि अनुच्छेद 30 यह कहता है कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। जो सरकार है उनको भी ध्यान देगी, सरकार करेगी उनको भी ध्यान देगी। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 31। तो अनुच्छेद जो 31 है, तो अनुच्छेद 31 में बताया गया है इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। और अनुच्छेद 300 के क में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। 300 के क बोलिए या 300 के ए बोलिए। यानी कि जो अनुच्छेद 31 है इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। ठीक है। अब अगला रिमार्क, यानी कि याद रखने वाला पॉइंट है ये।
अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 19 की 4 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 19 के भाग 4 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अगला पॉइंट है यानी कि मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। तो जो हमारा संपत्ति है वो ना सरकार छीन सकता है और ना ही दूसरा कोई लोग छीन सकता है। लेकिन सरकार अगर चाहेगी तो सरकार ले लेगी और उसका जो पैसा वगैरह होगा, जो उसका मूल होगा, वो जिसका होगा संपत्ति का, वो दे देगा सरकार उसको। अगला देखेंगे, अगला जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 जो है बोल रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले पर सीधे कहाँ जाते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट या याचिका या समादेशी जारी करती है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करती है। कौन कौन है? तो पांचों है आपका। पहले का है बांदी है, बांदी मतलब बंदी प्रत्यक्षकरण। पति है जाएगा, पति मतलब प्रतिषेध हो जाएगा। और परमेश्वर मतलब परमादेश, उसका मतलब ये उत्प्रेषण। और अधिकार मतलब अधिकार परीक्षा। ये आपका ट्रिक हो गया, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ये ट्रिक हो गया। आपको ट्रिक से इसको याद रखना है। बंदी से हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षकरण, पति से हो जाएगा प्रतिषेध, परमेश्वर से हो जाएगा परमादेश, उसका से हो जाएगा उत्प्रेषण, और अधिकार से हो जाएगा अधिकार परीक्षा। उसके बाद आता है बंदी प्रत्यक्ष। देखेंगे बारी बारी से कि बंदी प्रत्यक्षकरण क्या होता है, प्रत्यक्षकरण क्या होता है। ये बोल रहा है कि यह व्यवस्था स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह व्यवस्था स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देता है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है। इससे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करें। अगला आता है परमादेश। तो परमादेश क्या है? तो परमादेश के बारे में देखेंगे हम लोग। अगला आता है परमादेश, यानी कि ये बोल रहा है कि इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? कि हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। अगर कोई अधिकारी है और अच्छा से काम नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? सीधे जाके परमादेश, उसको इसके खिलाफ उस पर क्या करेंगे? आप कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसका रहता है आपका अधिकार परीक्षा आता है। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं हो तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। यानी कि संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब है कि कोई काम है, वो कोई व्यक्ति है उसको करने योग्य नहीं है फिर भी उसको कर रहा है, तो उसके खिलाफ में आप इसके विरुद्ध आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इसको क्या कहा गया? इसको पोस्टमार्टम भी कहा गया है। अगला है कि प्रतिषेध। तो प्रतिषेध देखेंगे कि अगला प्रतिषेध है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है? यह ऊपरी न्यायालय यानी कि अपने से निचले न्यायालय पर तब तक है जब तक निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। यानी कि जो ये प्रतिषेध जो है वो ये बोल रहा है कि यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब तक लाती है जब तक निचली न्यायालय
अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उसके बाद आता है आपका उत्प्रेरण। उत्प्रेषण जो है ना, उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर तब तक लाती है जब तक निचले न्यायालय अपने अधिकार का संलंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उसके बाद आता है नोट पॉइंट। आपको नोट पॉइंट देखिए क्या है। अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान के आत्मा जो बोल देगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा है, तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है, तो ये अनुच्छेद 32 को कहा है। ठीक, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा आपको। दूसरा पॉइंट है, किसी भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, यानी कि किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। यानी कि किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला है कि ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 266 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। यानी कि ये 5 प्रकार के जो रिट होता है, ये अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। ठीक, आगे देखेंगे तो आगे है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, तो अनुच्छेद 33 देखेंगे क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर में मूल अधिकारों की सीमित कर सकती है। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। कौन, तो अनुच्छेद 33 बताता है। अनुच्छेद 34 देखेंगे तो अनुच्छेद 34 है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय को क्या कहते हैं, तो कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर क्या होता है, सबसे कठोर जो है ये सबसे कठोर होता है, यह सबसे कठोर होता है। यानी कि सबसे कठोर क्या होता है, मार्शल लॉ जो है, मार्शल लॉ सबसे कठोर होता है। अगला है अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 देखेंगे तो अनुच्छेद 35 क्या है, तो अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि चर्चा। यानी कि अनुच्छेद 35 में बताया गया है आपको कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा। अगला पॉइंट है कि जो है ये आपका मूल अधिकार जो है वो 7 श्रेणियों में बांटा गया है। मौलिक अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया है, किंतु वर्तमान में कितना है, किंतु वर्तमान में 6 है। वर्तमान में कितना है, 6। 7वां कौन था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब आते हैं श्रेणी और अनुच्छेद। यानी कि समानता का अधिकार किस में है, तो 14 से 18। समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार जो है वो आपका है, समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30। संपत्ति का अधिकार कितना में है, तो अनुच्छेद 31 में है। इसको क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है। अब मूल अधिकार से इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 7वां है संवैधानिक उपचार का अधिकार, किसमें है, तो अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद आप देखेंगे नोट पॉइंट क्या है, तो नोट पॉइंट है कि अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21 के ए, 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेश दोनों के लिए है। किसके लिए, भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए है। 14, 20, 21 के ए, 23, 24, 25, 28 ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी है। लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों के लिए है। ये अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है तथा अनुच्छेद 30 है। ये केवल भारतीयों के लिए है। ये अंग्रेजों के लिए या विदेशियों के लिए नहीं है, केवल भारतीयों के लिए है। कौन, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अगला है हड़ताल करना तथा चक्कर जामा या चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है। ये हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना ये क्या है, मूल अधिकार नहीं है।
क्योंकि इससे अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या होता है, हनन होता है। क्या होता है, तो हनन होता है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है अस्थाई अवस्था एवं अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। अस्थाई आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। दूसरा है वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। और तीसरा पॉइंट है कि मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, लेकिन मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंध कौन कर सकता है, तो संसद इसको प्रतिबंध कर सकता है। कौन, तो संसद। अगला है कि मूल अधिकार की रक्षा, जो मूल अधिकार की रक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। यानी कि मूल अधिकार का जो मूल अधिकार है उसका रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से समझ लिए होंगे। अगर कहीं पे समझ में नहीं आएगा या कहीं पे कुछ त्रुटि होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस त्रुटि को सही किया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसमें कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।